काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम कैसे हम कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन को मैनेज करें। यूनिवर्सिटी भी डेली जाना पड़ता था। एमएससी के साथ साथ काफ़ी मुश्किल था मतलब प्रिपरेशन करना, क्योंकि 8 आवर्स की क्लास होती थी और यूनिवर्सिटी भी रोज़ जाना पड़ता था। कोई बुक्स आपने फॉलो नहीं की, सिर्फ नोट्स को ही रिवीजन किया। अच्छा, रिवीजन कितने टाइम किया आपने? गिना भी नहीं, इतनी बार हुआ है। एक दिन में कई चैप्टर्स भी हुए हैं रिवीजन। पेपर में आपने सबसे ज़्यादा क्या अटेम्प्ट किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हमारे साथ में है कीर्ति, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक JRF 95 है वो हासिल की है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम कीर्ति ने किस तरीके से प्रिपरेशन किया है, उनके साथ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स थे, किस तरीके से उन्होंने अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कीर्ति हमारी शोध प्रो बैच की स्टूडेंट है और इन्होंने अपने कॉलेज के साथ में CSIR नेट की प्रिपरेशन को मैनेज किया है। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम कैसे हम कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन को मैनेज करें, या फिर CSIR नेट के बाद में क्या आप करियर ऑप्शंस है वो चूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हेलो कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी रैंक है वो अचीव की है, और साथ में अपने कॉलेज के साथ में इतनी अच्छी रैंक अचीव करना, दैट्स ग्रेट। सो बहुत बहुत बधाई आपको। तो कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मिलके, सारे टीचर्स से बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपके इस एग्ज़ाम को? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्लासेस के साथ साथ में आपने और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की थी JRF क्रैक करने के लिए? तो सबसे पहले तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में बैच लिया था। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में आपने अपना मैच दिया था। तो यूनिवर्सिटी भी डेली जाना पड़ता था। एमएससी के साथ साथ काफ़ी मुश्किल था मतलब प्रिपरेशन करना, क्योंकि 8 आवर्स की क्लास होती थी और यूनिवर्सिटी भी रोज़ जाना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, 6 मंथ्स तक सिर्फ नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था कि एमएससी का भी पढ़ो और इसका भी। हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप कॉलेज भी जाते हो 9 to 5। Yes, ma'am। फिर भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तो ये तो मुझे बहुत मतलब जानना है कि आपने कैसे मैनेज किया है। बस मैम ये था 6 मंथ के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाती कोर्स की। मैंने सोचा कम से कम पहले नोट्स तो बना के रख लें। अच्छा, पहले आपने नोट्स बनाए? हाँ, तो नोट्स बन गए। फिर अच्छा ये हुआ कि वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए और बढ़ गई थी। तो फिर क्या किया, मैंने 2x की स्पीड पर सारे लेक्चर्स लिए, नोट्स पढ़े और क्वेश्चंस लगाए, और फिर फैब में फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, उसमें मेरा लेक्चरशिप क्लियर हुआ था। ओके, नेट आपका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जो जो नहीं पढ़ा था वो सारा पढ़ा। फिर जुलाई में फिर से अटेम्प्ट दिया, फिर AIR 95 JRF। वेरी गुड। तो आपने कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह फॉलो की? नहीं, ओनली नोट्स। कोई बुक्स आपने फॉलो नहीं की हैं, सिर्फ नोट्स को ही रिवीजन किया। अच्छा, रिवीजन कितने टाइम किया आपने? मैम रिवीजन तो गिना भी नहीं, इतनी बार हुआ है। एक दिन में कई चैप्टर्स भी हुए हैं रिवीजन। ओके, एक दिन में कई, मतलब हम मान सकते हैं ऑन एंड एवरेज अगर एग्जाम तक देखें तो कितनी बार आपने वो नोट्स से पढ़ चुके हैं? फॉर एग्जांपल एक चैप्टर भी पूछ लेती हूँ मैं, मान लो रिएक्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ा है, 15-16 बार, तो 15 to 16 टाइम सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज किए हैं। यस मैम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक लाइन पढ़ी, इस तरह से नहीं, कम से कम बस एक बार ऊपर से देख लिया, इस तरह से पढ़ा कई बार। और टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज दी नहीं है आपने? कोई बात नहीं, आपने कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर दिया। ओके, PYQs लगाए, ठीक है। तो आपकी एग्जाम आपका क्लियर हो चुका है, तो अब आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं आप, फर्दर आगे कैरियर में? मैम फर्दर अभी 1-2 एग्जाम और दे के देखूंगी, जैसे गेट हो गया, अगर उसके थ्रू जॉब लगती है तो और अच्छी बात है, वरना PhD में किसी अच्छी जगह से। ओके, बेसिकली अगर आपका नेट क्लियर है तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप प्लस आपका यहाँ पे JRF हो गया है, तो आप किसी भी स्टेट में लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो। साथ में अगर आप PhD करना चाहते हो तो PhD भी कर सकते हो। प्लस अगर आप अच्छी जगह से PhD करते हो, जैसे IISERs, IITs, कुछ CSIR की लैब्स हैं जो JRF के बेसिस पे PhD में एनरोल कराती हैं, या फिर हमारे पास में IISc बैंगलोर हो गया। तो ये काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप वहाँ से PhD परस्यू करते हो तो फर्दर आगे पोस्ट डॉक में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप एज अ जॉब देख रहे हो तो आप गेट के एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसके बाद में PSUs वगैरह हैं। आपने CSIR नेट के लिए एक बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो गेट में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपकी MSc आई थिंक इसी ईयर कंप्लीट हुई है।
ओके, तो एमएससी के चलते ही आपने अपनी जेआरएफ वो निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अभी गेट के एग्ज़ाम के ऊपर आप जनरली फोकस कर रहे हो? मैम गेट का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, वेरी गुड। गेट के बेसिस पे बहुत सारी जैसे हमारी पीएसयूज़ है, ओएनजीसी हो गया, बार्क, डीआरडीओ, तो ये गेट के स्कोर के कार्ड के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं। आप अच्छे से इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कीजिए। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली अच्छे से इंटरव्यू दोगे तो आप एज अ साइंटिस्ट बार्क में और डीआरडीओ में वर्क कर सकते हो। अच्छा, कभी आपको लगा कि मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ या फिर कभी डीमोटिवेशन हुआ, तो आप किस तरीके से? मैम बस शुरू के 6 मंथ्स ही हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेक्चर्स लेने पड़ते थे। अच्छा, तो इसलिए बस एक बार नोट्स बन गए, फिर तो जल्दी जल्दी पढ़ के और क्वेश्चंस लगाने थे, फिर तो आसान हो हाँ, गया। एक बार आपने अच्छे से स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, मतलब 6 महीने आपने थोड़ा सा उस चीज़ को, हार्ड को भी थोड़ा सा आसान बना दिया और उसके बाद वो चीज़ आपके लिए ईजी होगी। ठीक है, सबके साथ ही होता है ये, क्योंकि कॉलेज के साथ बच्चे मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है, बट जैसा आपने बोला कि 6-7 महीने अगर हम अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी क्या हॉबीज़ थी? आप कुछ अलग ट्राई करते थे या सिर्फ पढ़ते ही रहते थे? मैम और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता था, बस यूनिवर्सिटी जाओ, एमएससी का पढ़ो, फिर घर आके नोट्स बनाओ, फिर एमएससी के एग्जाम्स आ जाते थे बार बार। कभी कभी ऐसा लगता था कि बस अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है? जब और बच्चों के इंटरव्यू देखती थी तो मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशन मिलता था, हाँ जी। ठीक है। तो फिर आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, आगे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो अचीव करनी हैं। अभी तक यहीं पे ही हमारी जर्नी स्टॉप नहीं हुई है, अभी आगे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। और कुछ PYQs आपने कितनी बार रिवीजन किए? PYQs ऑर्गेनिक के तो हद से ज़्यादा बार करे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही याद नहीं होते हद देते से उससे। ज़्यादा बार? कितने बार आपने PYQs? मैम एक एक लेक्चर 5-6 बार तो लिया होगा। 5 से 6? मतलब जनरली मुझे PYQs आपसे एक चीज़ का- पूछनी, क्योंकि काफ़ी बच्चे से बोलते हैं मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बन पाते CSIR नेट। मैम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दिमाग में जाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है, तो फिर आपने कैसे किया? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ओके। तो ऑर्गेनिक भी आपने पढ़ी होगी, ऐसा तो नहीं है? तो कुछ बताना चाहेंगे आपने किस तरीके से ऑर्गेनिक को डील किया, कैसे उस क्वेश्चंस ऑर्गेनिक को पे सॉल्व मैंने किया? नोट से ज़्यादा PYQs बार बार रिवाइज करे, तो उससे कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाते थे। कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाए और वही ज़्यादातर रिपीट भी होते थे, तो PYQs पे ज़्यादा फोकस। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करना चाहता है, तो अगर कोई करना चाहता है तो वो अच्छे से अगर रिवीजन करे तो वो ऑर्गेनिक को भी कर सकता है। पेपर में आपने सबसे ज़्यादा क्या अटेम्प्ट किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? मैम इस बार तो फिजिकल तो काफ़ी हार्ड थी, वो तो ज़्यादा नहीं हुई अटेम्प्ट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लगभग इक्वली हुए। ओके ओके। और पार्ट ए जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, तो उसमें आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे या फिर उसके लिए अलग से कुछ प्रिपेयर किया था? मैम प्रिपेयर नहीं किया था, बिना प्रिपरेशन के भी आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 2-3 गलत थे, बाकी आई गेस 40 नंबर तो मिल गए थे। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड जैसा हमें पता है कि जनरल एप्टीट्यूड इतना कोई हार्ड नहीं आता है। अगर एक नॉर्मल एवरेज बच्चा है वो 7 to 8 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो सकते हैं कि आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है आपने जनरल एप्टीट्यूड को भी किया। पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन दिखे आपको? पार्ट बी थोड़ा टफ आता है आई गेस पार्ट सी के मुकाबले, क्योंकि पार्ट सी में हमारे पास में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है ना। हाँ जी, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं पार्ट बी में। पार्ट सी के थोड़े इजी पड़ते हैं करने अटेम्प्ट फिर भी। ओके। और एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आपने किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि आपकी मास्टर्स भी चल रही होगी उस टाइम पे, तो एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, किस तरीके से आपने इफेक्टिवली रिवीजन? मैम एग्जाम तो मई में हो गए थे, तो उसके बाद 2 मंथ्स मिल गए थे अच्छे से रिवाइज करने के और 2 क्वेश्चंस लगाने months, के। ओके। क्योंकि अब की बार हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा 1 महीना डिले भी हुआ था ना। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें एकदम पूरी की पूरी रिवाइज की थी या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रिवाइज किए थे? नहीं, आपने चैप्टर कोई सारे रिवाइज। शॉर्ट नोट्स बनाए थे? कोई शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे आपने? नहीं, उनसे शॉर्ट्स पता नहीं बनते। ओके, आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। ओके, सो कोई टिप्स आप देना चाहेंगी जो स्टूडेंट्स अपकमिंग दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको आप कुछ शेयर करना चाहेंगी बातें जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फील की हो, तो आप शेयर कर सकते? मैं बस बच्चों से यही बोलूँगी कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना मत। अब पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो रहा है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।